इसके बाद 370 के अंदर के कंटेंट हम लोग पढ़ें। पहला तो एक पढ़ चुके हैं आर्टिकल 238। आगे वो अंदर के कहता है इसका 370 के क्लॉज 1 का क्लॉज सी पढ़ें। The provisions of Article 1 and of this article shall apply in relation to that state। और आर्टिकल 1 के अलावा जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 147, क्या जम्मू कश्मीर का जो संविधान है उसका सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 147, ये 3 सेक्शन 3 तो सीधा सीधा कहता है कि नाउ जम्मू एंड कश्मीर इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो इज द पार्ट ऑफ इंडिया। उनका संविधान, जम्मू एंड कश्मीर का संविधान किस धारा 3 ये कहती है कि हम भारत के हिस्से, और उनकी जब प्रीएम्बल शुरू हो रही है 300 जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन की, उस प्रीएम्बल में भी वो कह रहा है, वहां से कहता है कि अब हमको भारत के साथ स्टेट के संबंधों को रीडिफाइन करने के लिए ये संविधान लाना पड़ रहा है। उसने ये नहीं कहा कि भारत के साथ कुछ गड़बड़ है, उन्होंने, और भारत भी नहीं, सॉरी भारत भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया, यूनियन एंड स्टेट वर्ड इस्तेमाल किया अपनी प्रीएम्बल में, कि इस स्टेट के संबंध यूनियन के साथ रीडिफाइन करने के लिए हम इस संविधान को ला रहे हैं। यानी कि वो आपको यूनियन मानते हैं और अपने को उसका स्टेट मानते हैं। ये धारा 3 उनकी कहती है। धारा 4 और 147 भी कहती है कि जो संविधान एडॉप्ट कर चुके हैं जम्मू कश्मीर के लोग, उसमें किसी भी प्रकार की तब्दीली करने का राइट इस असेंबली को नहीं है। इस असेंबली से मतलब वहां की स्टेट की जो असेंबली है, उस असेंबली को परिवर्तन करने का कोई राइट नहीं है, जो भारत के साथ ऑलरेडी जो मैटर एडॉप्ट किए जा चुके हैं। ये उनका संविधान भी कहता है और हमारा 370 भी कहता है। अब हमारे 370 में 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनके विषय में हमको बड़ा कंफ्यूजन रहता है। एक तो कंसल्टेशन और दूसरा कंकरेंस। ये शब्द हम लोगों ने सभी ने पढ़े होंगे अनुच्छेद 370, और हम लोग इस पर चर्चा भी बार बार करते हैं कि साहब बिना जम्मू कश्मीर की असेंबली से परमिशन लिए भारत का कोई प्रावधान वहां लागू नहीं हो सकता। ये बात हम लोग कहते हैं। उस विषय पर कुछ बेसिक फॉर्मूलों को हमको देखना होगा। उन्होंने कहा कंसल्टेशन उन मामलों में जो 3 विषय इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन के पार्ट थे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एडॉप्ट कर ही लिए थे पहले, और कंकरेंस उन मामलों में जो बाकी के प्रावधान वहां लागू होने। अब कंसल्टेशन और कंकरेंस की बात को हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं। एक बात, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ा होगा सभी ने, प्रशासनिक विधि। प्रशासनिक विधि में पार्लियामेंट अपनी पावर डेलीगेट करती है, स्टेट असेंबलीज को डेलीगेट करती है। आर्टिकल 123 से वो कानून बनाने की पावर, ऑर्डिनेंस पारित करने की पावर प्रेसिडेंट को देती है। 213 के माध्यम से गवर्नर को पावर दी जाती है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनके माध्यम से पावर डेलीगेट की जाती है। जैसे हम कहें कि स्टॉक एक्सचेंज का मामला सेबी को डेलीगेट कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, वो उस पर विधि बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे पास कमीशंस हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस विषय पर काम करते हैं। तो जब जो पार्लियामेंट है वो अपनी पावर डेलीगेट करती है। क्या पार्लियामेंट को अपनी फुल पावर डेलीगेट करने का राइट है? एक बेसिक प्रश्न है, क्या पार्लियामेंट अपनी लॉ बनाने की पावर डेलीगेट कर सकती है और अपने आप को प्रोहिबिट कर सकती है? लॉ बनाने की पावर तो हमने कहा, चलो भाई सेबी स्टॉक एक्सचेंज के मामले में, शेयर्स के मामले में लॉ बनाएगी। क्या पार्लियामेंट सेबी को पावर देने के बाद खुद को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि हम इस पर कभी नहीं बना पाएंगे, अब जो भी करेगा भविष्य में वो सेबी ही करेगा? क्या ऐसा संभव है? क्या जो फुल सॉवरेन अथॉरिटी होती है वो अपनी पावर को डेलीगेट कर सकती है पूरी? नहीं कर सकती, क्योंकि पावर जो डेलीगेट होती है
उसके पीछे वजह ही ये रहती है कि पार्लियामेंट के पास समय नहीं है या फिर टेक्निकलिटीज नहीं है, और समय और टेक्निकलिटीज के अभाव की वजह से वो पावर किसी और को डेलीगेट करते हैं। इतनी बात तो क्लियर है ना। आर्टिकल 370 में एक पावर उन्होंने लास्ट में डेलीगेट की है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को जो पावर डेलीगेट की है पार्ट 370 क्लॉज 3, उसमें उन्होंने कहा है कि notwithstanding anything in the foreign provisions of this article, the president may by public notification declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exceptions and modifications and from such date as he may specify। पावर किसको डेलीगेट कर रहा है? अपनी प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट से कह रहा है कि तुमको ये राइट है कि तुम इस आर्टिकल को एक पब्लिक नोटिफिकेशन के जरिए सीज कर दो, सीज कर सकते हो। ऐसा क्यों कहा होगा? टेम्परेरी है तो पार्लियामेंट के पास बार बार आने की बजाय इसको तो सीज करना ही है, इसको तो जाना ही है, तो प्रेसिडेंट को पावर दे दो कि प्रेसिडेंट उसको सीज कर दे पब्लिक नोटिफिकेशन से। लेकिन प्रेसिडेंट को अगर इतनी फुल पावर दे देगा तो फिर प्रेसिडेंट तो मोनार्क हो सकता है, कल मोनार्की उसके दिमाग में राजशाही हो जाएगी, फिर तो वो फुल पावर पार्लियामेंट ने दे दी। उसके लिए उन्होंने उसका एक हम लोग कहते हैं कि एक चेकिंग सिस्टम लगा दिया। क्या कि अगर प्रेसिडेंट ऐसा करे तो वो वहां की असेंबली से कंकरेंस ले ले। क्या? वहां की असेंबली से कंकरेंस ले ले। आगे कहता है इसी को, provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the state referred to in clause 2 shall be necessary before the president issued such a notification। इस तरह का नोटिफिकेशन अगर प्रेसिडेंट दे तो वहां की असेंबली से कंकरेंस ले ले। किसके लिए कहा कंकरेंस लेने के लिए? प्रेसिडेंट के लिए। और प्रेसिडेंट की कंकरेंस का मतलब प्रेसिडेंट अगर उसको सीज करे तो असेंबली से पूछ ले। उसने ये नहीं कहा कि हम सीज करें तो हमको असेंबली से पूछने की जरूरत है। जिसका इंटरप्रिटेशन क्या करा जा रहा है बार बार, उसका इंटरप्रिटेशन हम लोग सब पूरे देश में करा जा रहा कि नहीं, वहां की असेंबली की कंकरेंस लिए हुए कोई काम ही नहीं हो सकता। जबकि प्रावधान ये कह रहा है कि इसको सीज करने का राइट प्रेसिडेंट को है, या कोई लॉज वहां लागू करने हैं तो कुछ एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशंस के साथ वहां लागू किए जा सकते हैं। वो प्रेसिडेंट अपने सिग्नेचर से पब्लिक नोटिफिकेशन करके लागू करवा सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट ऐसा करे उसके लिए आवश्यक है कि वो वहां की असेंबली से कंकरेंस ले ले। क्या गलत कर दिया भाई? पावर डेलीगेट करी तो पावर डेलीगेट करते समय एक चेकिंग सिस्टम लगा दिया, लेकिन भारत की पार्लियामेंट उसको सीज नहीं कर सकती, ऐसा उसने नहीं कहा। और बाकी के प्रावधानों में जहां पर हम कह रहे हैं तो पार्लियामेंट को यह पावर भी नहीं है कि वो अपनी पूरी पावर डेलीगेट कर दे। लॉ बनाने की पावर, मॉडिफिकेशन करने की पावर डेलीगेट कर दे किसी को, ये पार्लियामेंट को भी पावर नहीं है। और पार्लियामेंट को अगर पावर है अपनी पावर डेलीगेट करने की तो इतनी पावर नहीं कि वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर ले। क्या कर सकती है पार्लियामेंट ऐसा? और पार्लियामेंट अगर ऐसा करती है तो फिर सॉवरेनिटी का फॉर्मूला कहां है? फिर संप्रभु किस बात के हैं? और आप तो संविधान शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं, वहीं से वी आर द सॉवरेन शुरू कर देते हैं। जब आप सॉवरेन हैं तो क्या सॉवरेन के ऊपर भी कोई पावर हो सकती है? क्या सॉवरेन अपनी सॉवरेनिटी की पावर किसी को डेलीगेट कर सकता है? क्या सॉवरेन अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है? अगर सॉवरेन ऐसा कर सकता है तो 370 के इसका ऐसा इंटरप्रिटेशन कर लीजिए जैसा आप कर रहे हैं। और अगर सॉवरेन ऐसा नहीं कर सकता तो इसका मतलब यह प्रावधान ही, इस प्रावधान में जो इंटरप्रिटेशन किया जा रहा वो गलत इंटरप्रिटेशन है। अगर ऐसा पार्लियामेंट कर सकती है तो उसके लिए उसने गुजरात में भी प्रावधान बनाए, आर्टिकल 371 ए बी सी डी लगा के, गुजरात में, नागालैंड में, त्रिपुरा में, अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, कबायली एरियो में, हिमाचल प्रदेश में। अक्सर चर्चा होती है ना, हिमाचल में भी आप जमीन नहीं खरीद सकते। तो ऐसे प्रावधान उसने
कई स्टेटों को दिए हैं, लेकिन इन स्टेटों को ऐसे प्रावधान देने का मतलब ये नहीं होता कि पार्लियामेंट ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया और अपने आप को बाउंड कर लिया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो करेंगे वो यही करेंगे। क्या ऐसा संभव है? और अगर ऐसा संभव है तो एक नई जंग देश में छिड़ने वाली है। 370 के साथ 371 ABCD सभी अभी चिल्लाने लगेंगे और कहेंगे भैया हमारे लिए भी तो ऐसा ही है कुछ। कौन सा जम्मू कश्मीर के लिए नया है, उनके लिए तो मेरे लिए हमको क्यों डिस्क्रिमिनेशन, हम हमारे साथ व्यवहार किया जाए, वो भी कह सकते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो इस बात से सेटिस्फाइड है, लेकिन किसी दूसरी तरफ से हम मिसगाइड हो गए, इसलिए हमने उसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर दिया। क्या कंक्लूजन निकलता 370 से? 370 से कंक्लूजन निकलता है कि ये कोई स्पेशल प्रावधान नहीं है, क्योंकि स्पेशल शब्द कहीं इस्तेमाल किया ही नहीं गया, और स्पेशल शब्द अगर कहीं इस्तेमाल किया है तो वो चैप्टर के नाम में किया गया जो 1963 में जोड़ा गया। 370 बनते समय शब्द ही नहीं था, एक बात। दूसरा, उसने कारण बता दिए, असेंबली में डिबेट हो रही है, उसमें कारण बता रहा है कि ये कारण है, इसलिए हम 370 से एक बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। अभी फिलहाल इसको टेम्परेरी प्रावधान बनाकर प्रेसिडेंट को पावर दे रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि साहब हम अभी इस पर कुछ नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट के पास है, वो कंकरेंस लेके काम कर सकता है। क्योंकि हमने जब यूएनओ में पिटीशन दाखिल की थी, उसमें एक शब्द और जोड़ा था, हमने कहा कि पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया और हम ये चाहते हैं कि हम वहां पर प्लेबिसाइड करवा दें। हमने कहा हम चाहते हैं प्लेबिसाइड करवा दिया जाए, या प्लेबिसाइड जनमत के या मतदान के माध्यम से हम उनके फेट को डिसाइड करना चाहते हैं। अगर आप एक जगह पर ये कह रहे हो कि हम जनमत से फेट डिसाइड करना चाहते हैं और दूसरी जगह पर आप प्रावधान पूरा संविधान जबरदस्ती थोप दोगे, तो क्या वहां हमारा केस कमजोर नहीं होता? तो हमको एक सॉफ्ट कॉर्नर निकाल के हमने क्या किया, पावर अपनी वैसी रखी, उस पावर को प्रेसिडेंट को दे दिया और प्रेसिडेंट को सीज करने की पावर दे दी, और प्रेसिडेंट की सीज करने की पावर को साथ साथ हमने वहां की असेंबली को इन्वॉल्व कर लिया। और हमने कहा साहब देखिए असेंबली चुनी हुई है, वहां पर असेंबली चुनी हुई है, असेंबली से पूछ के हम कर रहे हैं सब कुछ। हमने प्रेसिडेंट को पावर दे रखी है, प्रेसिडेंट उसको सीज भी कर सकता है, मॉडिफिकेशन के साथ जो संविधान जो यहां पर प्रावधान बन रहे हैं उनको लागू भी करवा सकता है वहां। तो वहां हमारा यूएनओ में केस मौजूद हुआ ना इस माध्यम से। लेकिन उसने अपनी पावर को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, और अगर अपनी पावर को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है और आप उस तरह का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो सवाल यह है क्या डेलीगेशन ऑफ पावर में कोई अपनी पावर डेलीगेट करने के साथ साथ अपने को रिस्ट्रिक्ट या प्रोहिबिट कर सकता है? ये तो बेसिक रूल है, कर ही नहीं सकता। इसका एक और साक्षात एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। आपने दो बड़े केस पढ़े होंगे, एक गोलकनाथ का केस है और एक केशवानंद भारती का केस है। ये खुद में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि पूरे संविधान का यहां पर रिव्यू हुआ था। मामला कहां फंसा? आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में झगड़ा हो गया। 368 क्या कहता है? 368 कहता है कि संविधान में पार्लियामेंट को ये राइट है कि संविधान के किसी प्रावधान को संशोधित कर सके। 368 ऐसा कहता है। अब दूसरी तरफ फंडामेंटल राइट पर आ जाइए, तो आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी कानून, कोई नोटिफिकेशन, कोई लॉ, कोई बायलॉज ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो फंडामेंटल राइट से विरोध में हो, इनकंसिस्टेंट हो। ऐसा कहता है आर्टिकल 13। तो अब लॉ नहीं बनाया जा सकता, क्या उस लॉ में आर्टिकल 368 के द्वारा बनाए हुए लॉ भी शामिल है? क्योंकि आर्टिकल 368 क्या कहता है? पूरे संविधान को परिवर्तित कर सकता है। और 13 क्या कहता है? कहता है कोई लॉ, कोई नोटिफिकेशन, कोई कानून ऐसा नहीं हो सकता जो इससे इनकंसिस्टेंट हो, और अगर इससे इनकंसिस्टेंट है तो वो शून्य होगा। तो क्या आर्टिकल 368 के द्वारा बनाया गया कानून जो फंडामेंटल राइट के विरोध में हो शून्य होगा? ये सवाल पार्लियामेंट के कोर्ट के सामने फंस गया, और पहले डिसीजन निगेटिव भी आ गया। गोलकनाथ के केस में बड़ी बेंच बैठी थी और उस बेंच ने कहा
कि भाई आर्टिकल 368 के द्वारा भी अगर कोई कानून बनाया जा सकता है तो वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होता है, तो वो शून्य होता है। लेकिन 13 जजों की बेंच फिर बैठी 1973 में, वो 67 में बैठी थी, 73 में बैठी, और 13 जजों की बेंच ने कहा अगर ऐसा कर दोगे तो जो संविधान है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, फिर तो वो टेक्स्ट हो जाएगा जो छठी शताब्दी में किसी ने लिख दिया और वो लोगों ने कह दिया ये तो जीवन भर यही चलेगा, अगले 50,000 साल भी यही चलेगा, फिर तो वो हो जाएगा, कट्टरपन चालू हो जाएगा, झगड़े चालू हो जाएंगे। तो क्या संविधान को फ्लेक्सिबल रखना है, सिचुएशंस के अनुसार कंट्रोल करना है, सिचुएशन के अनुसार अमेंडमेंट करने हैं? अगर हां तो फिर फंडामेंटल राइट में भी संशोधन करने की पावर देनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच में ने कहा कि आर्टिकल 368 में इतनी पावर है कि वो प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकता है, यानी कि आर्टिकल 13 को बौना कर दिया और आर्टिकल 368 को बड़ा कर दिया। और फंडामेंटल राइट तो आपको मालूम है कि फंडामेंटल राइट तो खुद में सुपर बॉस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और हमने कहा भी कि संविधान के किसी भी हिस्से से अगर इनकंसिस्टेंसी होती है तो फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेंगे। अब आर्टिकल 13 जहां से डेफिनेशन दे रहा है उसके ऊपर 368 के फेवर में डिसीजन आ गया और प्रीएम्बल तक अमेंड करने का डिसीजन आ गया। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अगर पार्लियामेंट सब कुछ बदल डालेगी तो फंडामेंटल राइट हटा नहीं सकती। डीडी वासु साहब को पढ़े तो वो कहते हैं कि आर्टिकल 19(1)(f) हटाया इस रूलिंग के बाद। 1973 में रूलिंग आई और 42nd अमेंडमेंट में 1976 में वो ले आए और उसको हटा दिया। उन्होंने कहा था 42nd अमेंडमेंट में कि आर्टिकल 19(1)(f) हटाया जाता है क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी विकास में बाधा पैदा कर रहा है। हम कहते हैं हम यहां से रोड बनाएंगे, वो कहता है राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हम देंगे नहीं। उसका बीच से अगर 2 बीघा भी जमीन है और रोड पूरी तैयार होगी, 2 बीघे वाला कहता है फंडामेंटल राइट, तो विकास में बाधा है। तो उस रूलिंग के बाद, केशवानंद भारती की रूलिंग के बाद 42nd अमेंडमेंट से आर्टिकल 19(1)(f) हटाया गया। जब हटाया गया तो डीडी वासु साहब ने उसमें लिखा कि ये गलत है और ये गलत ऐसे है कि अगर इसको 19(1)(f) हटा सकते हैं तो ये पूरे फंडामेंटल राइट का भी कर सकते हैं। इस विषय पर केशवानंद भारती के केस में बड़ी बेंच ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि they can amend the fundamental right also but the basic structure of the constitution cannot be amended। एक बीच में पीछे से संपुट लगा दिया और कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया जा सकता, बाकी ये चेंज कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन फंस गई तो कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये नया सवाल। बेसिक स्ट्रक्चर कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट के सामने विभिन्न केसों में विभिन्न मामले आते रहेंगे तो वो बताते रहेंगे दिस इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर और नॉट। तो अपना सवाल ये यहां पर वहीं पर आता है, क्या आर्टिकल 370 से आर्टिकल 368 से आर्टिकल 370 अमेंड किया जा सकता है? जब फंडामेंटल राइट अमेंड किए जा सकते हैं तो क्या 370 आर्टिकल 368 के ऊपर है? क्या आर्टिकल 370 आर्टिकल 368 की पावर को छीनता है? लीगल क्वेश्चन है। अगर वो प्रीएम्बल भी चेंज कर सकता है और फंडामेंटल राइट हटा भी सकता है तो क्या 370 में अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको नहीं चेंज कर सकता? क्या 368 से पार्लियामेंट, क्या पार्लियामेंट ने अपनी 368 की पावर भी डेलीगेट कर दी और अपने आप को प्रोहिबिट कर दिया? ऐसा संभव नहीं है कि वो अपनी ओरिजिनल पावर को रिस्ट्रिक्ट कर ले। तो यहां से हमको ये मंशा दिखाई देती है कि आर्टिकल 370 का जब इनकॉर्पोरेशन हुआ तो टेम्परेरी था और पार्लियामेंट अपनी पावर को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहती। पार्लियामेंट अपनी पावर को प्रेसिडेंट को दे रही है और प्रेसिडेंट के माध्यम से लेजिस्लेटिव असेंबली को इन्वॉल्व कर रही है। जब 370 में इतना सब कुछ नहीं था, जैसे मैंने इंटरप्रेट किया कि भाई 370 मींस नथिंग, कोई ऐसा विशेष प्रावधान नहीं है, कोई विशेष नहीं है, फिर ये गड़बड़ कहां हुई?
उस समय तो कुछ नहीं था जिस समय इनकॉर्पोरेट हुआ, उस समय ऐसे कोई राइट भी नहीं डेलीगेट किए गए थे। फिर गड़बड़ी शुरू कहां से हुई? गड़बड़ी शुरू हुई आर्टिकल 370 की आड़ में जो बाद में ऑर्डिनेंसेस पास हुए, वहां से मामला बिगड़ना शुरू हुआ। यानी कि 1954 तक कोई गड़बड़ नहीं थी, 1954 तक कोई भी मामला गलत नहीं था, मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। भारत सरकार के दिमाग में क्या सूझी, क्या उनकी समझ में आया, ये तो वही जानते होंगे। उन्होंने 1954 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कर दिया। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर मतलब वो जो प्रेसिडेंट कर सकता था, आर्टिकल 370 क्लॉज 3 में प्रेसिडेंट को पावर दी थी ना, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कर सकता था। जम्मू और कश्मीर की असेंबली ने क्या किया, एक रेजोल्यूशन पास किया और भारत सरकार के पास भेज दिया, और उन्होंने कहा था हमको पावर दे दी जाए कि हम अपना संविधान बना सकें, हमको पावर दे दी जाए कि हम अपने विषयों को खुद डील कर सकें। भारत सरकार ने उस समय उस पर ध्यान नहीं दिया कि मामला कितना बिगड़ सकता है भविष्य में। उन्होंने कहा ठीक है, 1954 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ये पावर दे दी गई, 370 से नहीं दी। 370 ना जमीन रोकने की कहीं बात करता है, ना संविधान बनाने की कहीं बात करता है। आप 370 पढ़ के देखिए, अक्सर बात यही करते हैं ना, 370 की वजह से वहां संविधान है, 370 की वजह से वहां ये है, 370 की वजह से हम वहां नहीं जा सकते, 370 की वजह से हम वहां जमीन नहीं ले सकते। 370 पढ़ के देख लो, कहीं कुछ नहीं लिखा, 370 में ऐसी कोई पावर ही नहीं दी। यानी कि 370 बनाते समय ऐसा लेजिस्लेशन का कोई इंटेंशन ही नहीं था कि कुछ गड़बड़ करनी है भविष्य में। गड़बड़ी कहां से शुरू हुई? जब उनकी असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास करके भारत सरकार से पावर मांगी कि हमको पावर दे दी जाए। वो पावर 1954 में भारत सरकार ने उनको दे दी, और वो पावर भी दी तो कैसे दी? वो पावर देने का जो एक नया आर्टिकल बनाया गया, आर्टिकल 35A, आपके संविधान में लिखा नहीं होगा, ये तो मुझे मालूम है। जब आप संविधान जो ओरिजिनल आपके पास डायरेक्ट हो, उसमें पीछे लिखा होगा प्रोविजन इन रिलेशन टू द जम्मू कश्मीर, वहां लिखा होगा। मेन स्ट्रीम में उसको रखा नहीं गया। क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि वो पार्लियामेंट से कभी पारित ही नहीं हुआ, आज तक पार्लियामेंट में नहीं रखा गया पिछले 65 वर्षों में। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने मसौदा पास किया, प्रेसिडेंट के साइन करवा दिए, और प्रेसिडेंट के साइन करवाकर पावर दे दी, और एक नया आर्टिकल बना दिया, आर्टिकल 35A। ये जो आर्टिकल 35A बना ना, इसने गड़बड़ी करनी शुरू कर दी। और आर्टिकल 35A ने जो गड़बड़ी करनी शुरू कर दी, उसका हम आपको एक केस लॉ बताते हैं, रिसेंट केस लॉ है। आपने पढ़ा होगा, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने सीबीआई को इलीगल घोषित कर दिया। पढ़ा ना, बड़ा हॉट इशू था, 2-3 दिन बड़े मीडिया में भी चला कि भाई गुवाहाटी हाई कोर्ट ने सीबीआई को इलीगल घोषित कर दिया। लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया अब तो नरेंद्र मोदी बहुत चिल्लाएगा, क्योंकि सीबीआई का खौफ दिखाते हैं। अभी स्टेट माया और मुलायम भी खूब चिल्लाएंगे सीबीआई के चक्कर में गड़बड़ हो गई, ऐसा बोलो। क्यों गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया? उन्होंने कहा कि सीबीआई जो बनी वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट के माध्यम से बनी। एक लॉ बना, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। अगर वो एक्ट था, मतलब ऑर्डर नहीं था केवल, वो एक्ट था, तो उस एक्ट को असेंबली में रखना चाहिए था। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने ऐसे ही पारित करवा दिया था ऑर्डिनेंस से, और बन गई सीबीआई। काम भी शुरू हो गया, हथियार की तरह इस्तेमाल भी होने लगी, लेकिन कोई उसके मूल में नहीं गया। गुवाहाटी हाईकोर्ट में जब मुकदमा गया सीबीआई का अथॉरिटी को लेकर, तो उन्होंने कहा यार ये तो पार्लियामेंट में ही नहीं करी गई, ये एजेंसी तो इलीगल है, ये तो एजेंसी कभी बनी नहीं थी। और हम कानून के जानने वाले ये जानते भी हैं कि अगर कोई प्रावधान ऑर्डिनेंस के माध्यम से आर्टिकल 123 आर्टिकल 213 के माध्यम से प्रेसिडेंट या गवर्नर ने पास कर दिया था, तो नई असेंबली बैठने पर, नई सिटिंग होने के 6 हफ्ते के अंदर उसको पास होना चाहिए। और अगर वो 6 हफ्ते के अंदर पास नहीं हुई तो वो स्वतः शून्य हो जाता है, अपने आप खत्म हो जाता है कानून। उस पर आपने केस भी पढ़ा होगा डीसी वाधवा का, डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 69
ऐसे ऑर्डिनेंसेस पास किए थे बिहार सरकार ने, और उसको कभी असेंबली में नहीं रखा। तब कोर्ट को कहना पड़ा भाई इस तरह के ऑर्डिनेंसेस अगर पास किए जाते हैं तो वो शून्य होंगे, ऑलरेडी शून्य होंगे। बिहार ने क्या किया कि लॉ पास करते थे, और लॉ पास करने के बाद जब असेंबली बैठी तो उसकी 6 हफ्ते के अंदर वो खत्म हो जाता था। तो 6 हफ्ते बाद उसमें फिर से उसको पास कर लेते थे, फिर उसको चालू कर देते थे, कहना खत्म हो गया तो फिर ऑर्डिनेंस पारित कर देते रहे, फिर क्या, फिर 6 महीने तक चलेगा, फिर 6 महीने हो गए तो फिर उन्होंने पास कर दिया। ऐसे करके 69 ऑर्डिनेंसेस पास हो गए, और सरकार कोई इलीगल कानून को चलाती रही, असेंबली में कोई लाई नहीं। तो उन्होंने कहा साहब एक बार ऑर्डिनेंस इस पर पास हो सकता है, दोबारा इस पर ऑर्डिनेंस नहीं पास हो सकता, और दोबारा अगर ऑर्डिनेंस पास किया गया तो वो शून्य होगा। अब ये भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया उन्होंने कि ऑर्डिनेंस तो डेलीगेशन ऑफ पावर है, वो तो आवश्यकता पर दिया जाता है, वो परमानेंट प्रोविजन नहीं होता कि आप उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली इस्तेमाल कर सकें। एक बार अगर आपने कर लिया था तो आपको असेंबली के अंदर उसको 6 हफ्ते के अंदर रखना था और पास करवाना था। अगर आप एक बार बनाने के बाद असेंबली में नहीं रखते तो दोबारा नहीं बना सकते। ये भी कानून आ गया। अब सवाल ये है कि सीबीआई का जब गठन हुआ उसके बाद वो कभी असेंबली में नहीं रखा गया, उसको तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। और आर्टिकल 35A जो बना, और वो भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बना था, वो भी कभी पार्लियामेंट में नहीं गया। और उसी के माध्यम से जितना ही बवाल